भारतवासियों ने लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेजों की बंधनी और अमानवीय उत्पीड़न का सामना किया है और इस समय के दौरान अंग्रेजों के अत्याचारों से लगातार सामना करते रहे हैं। चाहे वह बच्चे हों, बूढ़े हों या युवा हों, इन बहादुर लोगों ने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। आज हम स्वतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं और इस स्वतंत्रता के 75 वर्षों की समाप्ति पर हम देशवासियों के बीच आम उत्सव के रूप में अमृत महोत्सव का आयोजन कर सके हैं। हालांकि अंग्रेज हमेशा से ही भारत में नहीं रहे थे, बल्कि जब वे मीलों का सफर तय करके भारत आए थे तो यहां पर मुगल साम्राज्य था और अगर मुगल नहीं चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस समय भारत मुगल साम्राज्य शासित था और दूसरी ओर मराठा, जो कि मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार था। ऐसे परिस्थितियों में अंग्रेजों को भी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने संपूर्ण मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इस इतिहास में एक सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने उस शक्तिशाली साम्राज्य का अंत कैसे किया। इस वीडियो में हम आपको उसी किस्से को सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए इस नए अध्याय को शुरू करते हैं। इतिहास से पता चलता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत एक ऐसा देश था जिसने पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग चौथाई हिस्सा केवल भारत में ही होता था। इसलिए उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ इस सोने की चिड़िया पर ही टिकी हुई थीं। इस परिस्थिति में अंग्रेज कहां पीछे रहते। उस समय सम्राट अकबर, जो अपने समय के सबसे दौलतमंद बादशाह थे, हिंदुस्तान में दिल्ली आ रहे थे। उसी समय ब्रिटेन में भी गृह युद्ध हुआ और महारानी एलिजाबेथ प्रथम की शासनकाल में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती थी। गृह युद्ध के दौरान ब्रिटेन वैश्विक उत्पादन का केवल 3-4% कर पा रहा था, जबकि स्पेन और पुर्तगाल ब्रिटेन से बहुत आगे चल रहे थे। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाल के जहाजों को लूटकर अपना काम चलाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उसी समय एक ब्रिटिश नाविक ने समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार धन संपद और समृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त की और इस खबर को तत्काल ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा दिया। इसके बाद सन 1600 के आसपास लगभग 200 ब्रिटिश व्यापारी मिलकर एक कंपनी की स्थापना करने में जुटे और उस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक योजनाओं को महारानी एलिजाबेथ को सूचित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन करने के लिए राजी हो गई। इस समय भारत में बादशाह अकबर का निधन हो गया था और उसके बाद मुगल बादशाह की सत्ता पर उनके बेटे जहांगीर की ताजपोशी की गई थी। 1608 का साल आया था जब जहांगीर दिल्ली के तख्त पर अंग्रेजों की चालों से अनजान हिंदुस्तान पर राज कर रहा था और इसी समय कैप्टन विलियम हॉकिंस ने समुद्री मार्ग से गुजरात के सूरत में अपने कुछ व्यापारी जहाजों के साथ प्रवेश किया था। उनके आगमन के साथ ही भारत पर एक ऐसी काली छाया छाई जो भारत को एक ऐसे काले इतिहास से जोड़ दिया जिसे समाप्त तक भूला नहीं जा सकेगा। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की घोषणा की और कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में अपनी इसी घोषणा के साथ बहुत महंगे उपहार लाए। डच और पुर्तगाली के दबाव के कारण बादशाह जहांगीर उस समय इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, पर अंग्रेज भी कहां पीछे रहने वाले थे। वे निरंतर इस व्यापारिक समझौते के साथ लाभदायक समझौते करते रहे, बार बार जहांगीर के पास जाते रहे और कुछ समय बाद ही जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस मंजूरी प्राप्त होने पर अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना करके व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में इस कंपनी ने यहां के लोगों को रोजगार प्रदान किया और उन्हें उच्च वेतन भी दिया, जिसके कारण हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से कई लोग प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारी इन फैक्ट्रियों से जुड़ गए। लेकिन इस चीज का लंबे समय तक आनंद नहीं लिया जा सकता था।
जिस प्रकार पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता रहा था और इस बढ़ते व्यापार के कारण अंग्रेजों के मन में इतना अधिक लालच बढ़ा कि उन्होंने भारत की सत्ता पर कब्जा करने का निर्णय लिया और इसी उद्देश्य से 1686 में ब्रिटिश ने मुगलों के खिलाफ जंग शुरू की और इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिश को पूरी तरह से हरा दिया। इस हार से ब्रिटिशर्स को यह तय हो गया था कि मुगलों के साथ जंग लड़कर वे उन्हें पूरी तरह से हरा नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें भारत पर नियंत्रण प्राप्त करने की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने एक चालबाजी अपनाई जिसका लाभ वर्षों बाद भी आज तक भारत के चतुर नेता उठाते हैं। और यह कूटनीति थी डिवाइड एंड रूल की, जिसमें उन्होंने यह सिखाया कि लोगों को एक दूसरे के बीच विभाजित करो और इस विभाजन पर नियंत्रण प्राप्त करो। जंग में हारने के बाद ब्रिटिश लोगों ने औरंगजेब से माफी मांगी और वादा किया कि वे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। औरंगजेब ने कुछ जुर्माना लगाकर उन्हें माफ कर दिया और अपना व्यापार फिर से शुरू करने की आज्ञा दी। लेकिन ब्रिटिशों ने क्षमा करना को सबसे बड़ा साधन बनाया, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग मुगल सल्तनत पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया जब कुछ कमजोर शासक मुगल बादशाह बन गए, जो कि मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित ढंग से चला ही नहीं पाए। यह बेवकूफ मुगल बादशाह हर समय नए नियम बनाते और बदलते रहते हैं, जिससे अंग्रेजों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, जिसमें उन्हें एक छोटी सी सालाना फीस देने और बिना किसी कर या लगाने के व्यापार करने की अनुमति दी गई। इसी समय मौका देखकर परसिया के राजा ने भारत पर आक्रमण करने का विचार किया। मुगल शासक अपनी सत्ता का आनंद ले रहे और उन्हें अचानक हुए इस आक्रमण का पता ही नहीं चला। पर्सन आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ से लगभग छूट ही गई थी। मुगल बादशाहों ने स्थिति बिगड़ते देखकर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए। उस समय दिल्ली को बचाने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए और कई बहुमूल्य हीरे मोती खर्च किया गया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल बहुत कमजोर हो गए और अंग्रेजों की साजिश भी समझने लगे, पर खेद था कि उनका साम्राज्य अब हाथ से फिसल रहे थे। अंग्रेजों ने भारत को कब्जा करने के लिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाई। प्लासी के युद्ध में जीत के बाद वे भारत पर अधिकार जमा करने लगे और 1764 में अवध, बंगाल और मुगल नवाब को हराया। इसके बाद अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के बीच विवाद बढ़ाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, जिसमें व्यापार और अन्य क्षेत्रों में उनकी बढ़ती शक्ति का भरपूर इस्तेमाल हुआ। अंग्रेजों ने भारत में कुछ सुधार किए, जैसे स्कूल पॉलिसी, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे, लेकिन इसके साथ ही विश्वासघातक भी थे। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में अंग्रेजों ने सहायक बड़े जमींदारों और समाज सुधारकों के साथ मिलकर भारत पर कब्जा किया। इसके बाद वे मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून जेल में डाल दिया और उनके परिवार के सदस्यों को मौत की सजा दी। मुगलों की एक गलती और अपने स्वार्थ की भावना, जिससे अंग्रेजों को भारत में कब्जा करने का मौका मिला, इस गलती के कारण हिंदुस्तानियों को कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ा। क्या आप मुगल साम्राज्य को अंग्रेजों के आगमन का दोषी मानते हैं? नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।